गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी शिक्षक जे.आर. करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे थे। उसी की कड़ी में हम मौर्य काल पढ़ रहे थे। आप लोगों ने मौर्य काल में अशोक का पहला भाग काफी सराहा, इसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सबने कमेंट किया कि सर औद्योगिक क्रांति के बारे में हमें पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा आज औद्योगिक क्रांति का टॉपिक आज लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि औद्योगिक क्रांति असल में होती क्या है, कहते किसको। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरू, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी देशों में, कहां के पश्चिमी देशों में 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में पश्चिमी देशों के अंदर तकनीक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो बदलाव आया उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब क्या है, वापस समझो कि जो 18वीं सदी की शुरुआत और 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत के दौरान जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उन पश्चिमी देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंदर जो काफी बड़ा बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो परिवर्तन है उसको कहा गया है औद्योगिक क्रांति। क्या नाम दिया? औद्योगिक क्रांति। यानी दूसरे अगर शब्दों में मैं कहूं तो हम ये कहेंगे कि जो उत्पादन का जो क्षेत्र था, उत्पादन का उद्देश्य होता था जीविकोपार्जन, उसकी बजाय अब उत्पादन का उद्देश्य हो गया जिंदगी की सहूलियत, आरामदेह जिंदगी, मुनाफा कमाना। ये क्या है? उत्पादन का क्षेत्र बढ़ गया। पहले है जो उत्पादन होता था वो घरों तक सीमित था, वो घरों से बढ़कर के उत्पादन कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में चला गया। जो उत्पादन घर के सदस्य मिलकर करते थे, गांव की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को पूरा करे, इतना ही उत्पादन का उद्देश्य होता था। अभी जो उत्पादन है घर के सदस्यों के बजाय बड़े संख्या के अंदर लोग करने लगे और उनका उद्देश्य व्यापार करना हो गया। तो ये जो परिवर्तन है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो बदलाव आया, इसी बदलाव को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। क्या नाम दिया गया इसको? औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। दूसरी बात औद्योगिक क्रांति है
कि सर्वप्रथम विवेचना या प्रयोग है या उपयोग किन लोगों ने किया, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो औद्योगिक क्रांति है, इन शब्द का सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी के दो व्यक्ति थे, जर्जिया मिशेल्स फ्रांस के थे जर्जिया मिशेल्स, और जर्मनी के थे फ्रेडरिक एंजल्स। ये दो नाम याद रखना दोस्तों। विश्व के अंदर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति है, ऐसे शब्दों का प्रयोग है सर्वप्रथम इन दोनों ने किया था। सर्वप्रथम विश्व पटल की बात करें तो सर्वप्रथम है फ्रांस के अर्थशास्त्री हुए जर्जिया मिशेल और जर्मनी के अर्थशास्त्री हुए फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों ने सर्वप्रथम इन शब्दों का उपयोग में काम में लिया था। लेकिन ये कहा जाता है, लेकिन ये सर्वप्रथम अगर प्रयोग की बात करें, ये तो कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले काम में लिए थे इन दोनों शब्दों को। लेकिन विश्व पटल के अंदर अगर बात करूं मैं, तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति है, इसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। औद्योगिक क्रांति शब्द का वर्णन या उपयोग या प्रयोग। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किया था आर्नोल्ड टायनबी नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने सबसे पहले तो ये याद रखो कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो आर्नोल्ड टायनबी नाम के एक लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ये पुस्तक है। आर्नोल्ड टायनबी, याद रखना, आर्नोल्ड टायनबी नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की व्याख्या किताब है। इस पुस्तक के अंदर 1844 में कब मिलता है? पहली बार इंग्लैंड के एक बहुत माने हुए साहित्यकार है जिनका नाम है आर्नोल्ड टायनबी। इन्होंने 1844 के अंदर अपनी पुस्तक लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड के अंदर किया था। दो बातें सामने हैं। अगर आपके प्रश्न आए कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आर्नोल्ड टायनबी ने 1844 में अपनी पुस्तक लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्लियर है समझे? सबसे पहले इन्होंने किया था, ठीक है। अब बात करें औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दोस्तों याद रखना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो इंग्लैंड में। कहां हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी कहा जाता है कि वो हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किन में हुई, तो वो हुई थी कपड़े में। कपड़े की बात करें, कौन से उद्योग की बात करें,
तो सूती उद्योग। मैंने क्या कहा, औद्योगिक क्रांति की अर्थ हो गया, शब्द का प्रयोग हो गया। औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में। किस उद्योग में हुई? सूती उद्योग में। किस उद्योग में हुई? सूती उद्योग में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और सूती वस्त्र उद्योग के अंदर हुई थी। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति है, हम जानते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो उसका समय क्या था? काल। औद्योगिक क्रांति का काल क्या माना, टाइम पीरियड क्या माना गया? औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो है 1770 से 1914 1770 से 1914 का जो टाइम पीरियड है इसको औद्योगिक क्रांति का काल कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का समय 1770 से 1914। इसमें भी भिन्न भिन्न जो लेखक हैं उन्होंने अपनी अलग अलग बातें रखी है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं, हैब ने कहा कि औद्योगिक क्रांति है वो का जो समय है 1550 से 1890 तक, 1550 से 1890 तक। और अर्नोल्ड टायरनी ने जो लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड किताब लिखी थी, उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1830-40 तक। ठीक है, उसी तरह नॉवेल्स ने जो औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड बताया 1770 से 1914 तक, ये औद्योगिक क्रांति का समय है। कहते हैं औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड है 1550 से 1890। टायरनी कहते हैं 1760 से 1830-40 तक। नॉवेल्स कहते हैं 1770 से 1914। अमूमन हम विभिन्न लेखकों के मतानुसार हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1914। ठीक है, 1760 से 1914। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो औद्योगिक क्रांति कितने चरणों में हुई? तो 2 चरण। औद्योगिक क्रांति के कितने चरण हैं? 2 चरण। औद्योगिक क्रांति है विश्व पटल पर 2 चरण में हुई थी। पहला चरण है वो 1760 से 1830 और दूसरा चरण है 1830 से 1914। याद रखना दोस्तों, औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में। कहां हुई? इंग्लैंड में। किस उद्योग में हुई? कपड़ा उद्योग में। अगर कपड़ा उद्योग में किस में हुई? तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, वस्त्र उद्योग में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अंदर, विभिन्न जो लेखकों के अंदर क्या मत है? तो हैब के अनुसार 1550 से 1890, टायरनी के अनुसार 1760 से 1840, श्रीमती नॉवेल्स के अनुसार 1770 से 1914। इन विभिन्न लेखकों के मतानुसार सार रूप में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का समय काल क्या था? 1770 से 1914। औद्योगिक क्रांति कितने चरणों में हुई? 2 चरण। पहला चरण 1760 से 1830 और दूसरा चरण 1830 से 1914। क्लियर है सब्जेक्ट?
यहां तक तो सबके क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं कि औद्योगिक क्रांति मैंने कहा इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, इसके पीछे रीजन क्या है? याद रखें, इंग्लैंड में क्यों हुई औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले बात करूं कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व है, विश्व पटल पर बात करें, औद्योगिक क्रांति होने से पहले इंग्लैंड और यूरोपीय देशों के अंदर 16वीं और 17वीं शताब्दी में 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो नौसैन्य शक्ति थी वो विश्व की सबसे मजबूत नौसेना शक्ति थी। उस समय इंग्लैंड का विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में नाम आता था इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का नाम आता है। इंग्लैंड की जो नौसैन्य शक्ति है, उस समय जर्मनी और इंग्लैंड के एक और प्रश्न बनेगा यहाँ कि औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी देश कौन था? तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी देश था जर्मनी। इंग्लैंड के बाद अगर किसी की नौसैन्य शक्ति और सैन्य शक्ति मजबूत थी तो वो थी जर्मनी, ठीक है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड, आप जानते हैं इंग्लैंड है चारों तरफ है समुद्र से घिरा हुआ देश है, चारों तरफ इंग्लैंड के समुद्र है और बीच में है इंग्लैंड, ठीक है, चारों तरफ से। इसलिए उसको शुरुआत से नौसेना की आवश्यकता थी और वहां के राजतंत्री शासन ने है नौसैन्य शक्ति को इतना मजबूत कर लिया कि उनके अंदर दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने की आवश्यकता है। 16वीं 17वीं शताब्दी के उससे पूर्व है इंग्लैंड के अंदर भूखमरी आ गई थी, खेतीबाड़ी कम हो गई थी, जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। तो इंग्लैंड है अपने देश के लोगों की आपूर्ति करने के लिए, भोजन की आपूर्ति करने के लिए घर से बाहर निकले और विभिन्न संसार के विभिन्न देशों के ऊपर, विभिन्न महाद्वीपों के अंदर विभिन्न देशों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर इसकी नौसैन्य शक्ति मजबूत थी और इसने नौसैन्य शक्ति के आधार पर विभिन्न महाद्वीपों पर, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, इन विभिन्न महाद्वीपों पर कब्जा कर लिया था इंग्लैंड, ठीक है। उस समय जो इंग्लैंड ने विभिन्न महाद्वीपों पर कब्जा किया था, उस समय इंग्लैंड का उद्देश्य दो हुआ, एक तो व्यापार और दूसरा धर्म का प्रचार। ये कई बार पूछा। 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड ने अपनी नौसैन्य शक्ति के आधार पर संसार के विभिन्न देशों के ऊपर जो आधिपत्य किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी के अंदर, कि उसका उद्देश्य था व्यापार और धर्म, दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए बाजार तैयार करना और धर्म का प्रसार करना। ये इंग्लैंड का विशेष रूप से पश्चिमी देशों का टारगेट रहा था। उस समय दूसरी चीज, उस समय जो एक तो ये होगा, दूसरा उस समय की ज्यादातर वस्तुएं जैसे नाव है लकड़ी की बनी हुई, तो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में उनको है हल्की होती थी, लकड़ी से बनी वस्तुएं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता था और ये महंगी तो होती थी लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान होती थी, हल्की होती थी, इसीलिए इनका विभिन्न उद्योगों के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग है वो है लकड़ी का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, अब है जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो रीजन क्या रहे, ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके आधार पर
औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता या जनक बन गया? तो इसके लिए सबसे पहला कारण है इंग्लैंड उत्तरदायी क्यों है औद्योगिक क्रांति के लिए? तो सबसे पहला कारण है 1868 के अंदर, सॉरी 1681 के अंदर इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई। उसी क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड के अंदर जो सामंत वर्ग था, कौन सा वर्ग? सामंत वर्ग। सामंत वर्ग था, क्रांति के कारण सामंत वर्ग की जगह एक नए वर्ग का उदय हुआ, वो था मध्यम वर्ग। इसके अंदर कौन आते थे? इसके अंदर व्यापारी और जो विभिन्न सेवा कार्य करने वाले लोग थे वो इसके अंतर्गत आते थे। इसका उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, ये जो ध्यान से सुने कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, उसका पहला कारण है इंग्लैंड होने का कि 1681 के अंदर इंग्लैंड में क्रांति हुई। उस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सामंत वर्ग के स्थान पर नया वर्ग बना, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंदर विशेष रूप से व्यापारी, जमींदार, जागीरदार, ये तो क्या बन गए? व्यापारी बन गए। ठीक है, ये पैसा कमाने वाले उद्योगपति, बिजनेसमैन, विभिन्न सेवाओं कार्य करना, जैसे शिक्षक है, वकील है, ऐसे लोग, साहित्यकार है, विभिन्न ऐसे लोग। तो इन लोगों का मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा हाथ, क्रांति को सफल बनाने में इनका बहुत हाथ रहा। इन्होंने क्रांति को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, इस कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड। ठीक है, दूसरा जो हमारा कारण है औपनिवेशिक क्षेत्रों में शोषण व दास व्यापार। औपनिवेशिक क्षेत्रों में शोषण व व्यापार से पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। क्या कहा? कहते हैं इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इंग्लैंड में ज्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों, इंग्लैंड, अमेरिका भी इंग्लैंड का उस समय उपनिवेश शब्द आया। उपनिवेश का मतलब क्या है? एक देश द्वारा दूसरे देश पर व्यापार के उद्देश्य से दूसरे देश को अधिग्रहण करना, लेकिन उसके बाद उनकी जो राजनीतिक शक्ति है वो खुद हथिया लेना। एक देश द्वारा, छोटे शब्दों में कहूं तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर कब्जा करने को उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, भारत 1947 से पूर्व इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्लियर? अब हुआ क्या था? इंग्लैंड विभिन्न देशों पर अधिकार किया हुआ था इंग्लैंड का। इंग्लैंड क्या करता था? गया तो व्यापार के उद्देश्य से था, धर्म के प्रचार के उद्देश्य से था, लेकिन उन्होंने वहां की जो संप्रभु शक्ति है वो अपने अंडर में ले ली। संप्रभु शक्ति है वो अपने अधीन ले ली, उस देश पर अपना कब्जा करने के बाद इंग्लैंड है, मैंने पहले ही कहा कि व्यापार के उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जो इंग्लैंड का मध्यम वर्ग का उदय हुआ था वो मध्यम वर्ग ही ज्यादातर दूसरे देशों के अंदर जाता था, और जब भी वो व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे तो उनका साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए, लेकिन उनको प्रॉफिट होना चाहिए। इसी प्रॉफिट की लालसा के अंदर वो विभिन्न औपनिवेशिक क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा वहां के निवासियों के साथ शोषण करते थे। वहां के लोगों से बेशुमार कर वसूलते थे, बेशुमार लगान ले लेते थे, बेशुमार काम करवाते थे, वहां की खाली पड़ी जमीनों को उपयोग में लेते थे। कहीं से भी इंग्लैंड के जो लोग थे जो उपनिवेशिक क्षेत्रों में इतना शोषण करते थे, उन्हें कुछ
कुछ भी हो, सामने वाला मरे कपे कहीं भी जाए, लेकिन इंग्लैंड को फायदा होना चाहिए। तो उनके औपनिवेशिक क्षेत्रों के अंदर शोषण से इंग्लैंड वासियों को क्या मिल गया? बहुत सारा धन मिल गया, और यही धन है विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को पनपाने में सहायक हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति लाने के लिए औद्योगिक की आवश्यकता थी, विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता थी, और विभिन्न उद्योग और संसाधन लगाने के लिए है पैसे की आवश्यकता थी, और वो पैसा औपनिवेशिक क्षेत्रों के अंदर शोषण से प्राप्त हो जाता था। तो इंग्लैंड के पास बहुत सारी पूंजी थी, और यही पूंजी है औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में सहायक हुई। एक और है, इंग्लैंड के को उद्योग तो लगा लिया, जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री के अंदर मजदूर भी मिल गए, लेकिन माल कहां से मिले? इंग्लैंड के पास तो इतनी जमीन थी नहीं, इंग्लैंड के पास इतनी खेती बाड़ी थी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति हुई थी औद्योगिक क्रांति से पहले, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद कृषि की ओर झुकाव कम हुआ, और है ज्यादा झुकाव है उद्योग धंधों के अंदर हो गया, क्योंकि उनसे प्रॉफिट ज्यादा मिलता था। खेती बाड़ी भी वही करते जिससे मुनाफा हो। तो ये जो कच्चे माल की कमी थी उद्योगों की, ये है औपनिवेशिक क्षेत्रों से प्राप्त होता था। विभिन्न औपनिवेशिक क्षेत्र है, इंग्लैंड जैसे भारत पर कब्जा था, तो इंग्लैंड भारत के अंदर ज्यादातर कपास की खेती करवाता था, ताकि उन्हें कपड़े, जो वस्त्र की जो उद्योग धंधे हैं, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो जाए। तो इंग्लैंड के द्वारा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, इसके लिए दूसरा कारण है, वो है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल कहां से मिलता था? उपनिवेशों से। कैसे? वो ज्यादा ऐसी खेती करवाते थे जिससे कच्चे माल की आपूर्ति हो जाए, तो पूंजी भी मिल गई, कच्चा माल भी मिल गया। तीसरी, इन्हीं औपनिवेशिक देशों के कारण उन्हें है मजदूरों की उपलब्धता, मजदूरों और श्रमिकों की। कैसे? इंग्लैंड ने क्या किया कि विभिन्न जो औपनिवेशिक देश थे, उन देशों के अंदर इंग्लैंड ने जितने भी कुटीर उद्योग, जो घरों में उद्योग चलने वाले, कुटीर उद्योग का मतलब होता था घर के सदस्य या आसपास के या गांव के सदस्य मिलकर गांव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले संसाधनों का उत्पादन करते थे। ठीक है। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के लिए पैसा भी इंग्लैंड को मिल गया, औपनिवेशों से कच्चा माल भी मिल गया। अब कच्चा माल भी है, पैसा भी है, फैक्ट्री भी है, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए, कल कारखाना चलाने के लिए मजदूर श्रमिकों की आवश्यकता थी। इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया कि जो उपनिवेश देश थे, उन देशों के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनको इंग्लैंड ने पूरी तरह, क्योंकि नष्ट तो होना ही, जैसे एक मशीन से कपड़ा बुन के आता था, वो तो 100 रुपए मिलता था, और वही अगर कोई हाथ से बनाता तो 500 में मिलता था। अब हाथ से बना 500 में, 100 में मिल रहा है, 500 में, हाथ वाला 500 में और मशीन वाला 100 में। हाथ वाला मोटा भी है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन मशीन वाला क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है और सुंदर भी दिख रहा है और सस्ता भी पड़ता है। तो लोगों ने हाथ वाला खरीदना बंद कर दिया। जब हाथ वाला खरीदना बंद किया तो स्वतः ही कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। जब कुटीर उद्योग नष्ट हुए तो लोग बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। अब उनके सामने है अपना जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए वो लोग काम की तलाश में भटक रहे थे, और यही मौका इंग्लैंड के पास था। इंग्लैंड को श्रमिकों की आवश्यकता है, तो जितने भी कृषक थे वो सारे उद्योगों की तरफ चले थे, तो इंग्लैंड को श्रमिकों की उपलब्धता हो गई। इस कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। उपलब्धता सस्ते, क्या कहा मैंने कि सस्ते मजदूर और किसानों की उपलब्धता। जब कृषि क्रांति हुई, कृषि क्रांति के फलस्वरूप जो छोटे कृषक थे, कृषि क्रांति हुई तो जितने भी जमींदार जागीरदार थे उन्होंने सारी जमीनें हड़प ली अपने अंडर। कोई कानून तो था नहीं, राजा को जो टैक्स ज्यादा देता था उसकी जमीन। तो जितने भी छोटे छोटे किसान थे
उनकी जमीनें हैं, जमींदारों ने हड़प ली, उन्होंने अपने बड़े बड़े फार्म बना दिए। इससे क्या हुआ कि जो छोटे कृषक थे बेचारे, वो क्या हो गए बेरोजगार। और वही कृषक, जो छोटे कृषक थे, वो परिवर्तन हो गए किसमें? मजदूरों में। और इस कारण इंग्लैंड वासियों को क्या? सस्ते मजदूरों की उपलब्धता हो, जो उद्योगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास व आविष्कार। अब क्या किया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफल बनाने के लिए एक और चीज जिम्मेदार थी कि औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा विकास हुआ था। विभिन्न क्षेत्र, क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, आदमी के पास पैसा आएगा तो आदमी एक्स्ट्रा सोचेगा। यही हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर उद्योग धंधे लगे, लोग पूंजीवाद बढ़े, पूंजीवाद बढ़ने के कारण लोगों का अंदर खूब सारा पैसा हुआ, तो उस पैसे को दूसरी किस जगह खर्च करें ताकि और मुनाफा मिल सके। इसकी सोच के अंदर लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। पैसा लगा, नई टेक्नोलॉजी, जो चीजें हैं, जैसे बहुत सारे आगे आविष्कार पड़ेंगे, ऐसे आविष्कार हैं जिसकी बदौलत है जो काम 10-10 मजदूर मिलकर करते थे, वही एक मशीन है चंद घंटों में कर देते थे। इसी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के आविष्कार हैं, उन आविष्कारों ने इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे संचार का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है, लौह उद्योग का क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है। इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो होने वाले आविष्कार हैं, उन आविष्कारों ने इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करवाई। ठीक है, इंग्लैंड में पहले का भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल सही थी। मैंने पहले कहा इंग्लैंड है चारों तरफ से है, वो समुद्र से घिरा, चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, इसलिए यहाँ चारों तरफ क्या बंदरगाहों का विकास किया गया, और बंदरगाहों का विकास हुआ तो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार किया जाता था इन बंदरगाहों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार सुलभ हो गया। तो ये भी कारण रहा जिस कारण इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर है अनुकूल जलवायु। इंग्लैंड के अंदर उद्योग धंधों के लिए जैसी जलवायु की आवश्यकता थी वैसी जलवायु थी इंग्लैंड की। यह भी कारण रहा कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। एक कारण और रहा, सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति होने का सबसे मेन कारण है कि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिल गया, लोहे और कोयला। उस समय जितने भी उद्योग थे कोयले की उपलब्धता, ठीक है, लोहे और कोयले की उपलब्धता, ये ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उद्योगों की प्राथमिक आवश्यकता होती है लोहा और कोयला। उस समय फैक्ट्री लगाओ, कल कारखाना लगाओ, मशीनरी के लिए लोगों की आवश्यकता, और उन मशीनरियों को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता। तो ये जो दो चीजें हैं, लोहा और कोयले की उपलब्धता, ये इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में थी। और कहते हैं इंग्लैंड में उच्च कोटि का कोयला मिलता था, और जो शेष कोयला बच जाता था वो कोयला है अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों से प्राप्त कर लेता था। इस कारण भी इंग्लैंड, एक प्रश्न यहां बनता है, याद रखना बच्चों, वेल्स
स्कॉटलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थम्बरलैंड। ये जो 3 क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या मिलता था? लोहा और कोयला। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए बता रहा हूं कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के समय लोहा और कोयला कहां से प्राप्त होता था? तो इंग्लैंड के क्षेत्र वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थम्बरलैंड, इन क्षेत्रों के अंदर लोहा और कोयला बढ़िया भी मिलता था और बड़ी मात्रा में भी उपलब्ध हो गया, जो औद्योगिक क्रांति लाने में सहायक हुआ। ठीक है, फिर आते हैं एक और कारण है आंतरिक भागों तक पहुंच हेतु नदियों की उपलब्धता। जैसे इंग्लैंड का मेन शहर है, लंदन है, मैनचेस्टर है, ये विभिन्न क्षेत्र है, वो है किससे जुड़े हुए थे? नदियों से जुड़े हुए थे। तो आंतरिक जो क्षेत्र था, अब जैसे पहले का परिवहन, उस समय इतने परिवहन के साधन नहीं पैदा हुए थे, तो जो पहले के साधन थे उन साधनों के अंदर क्या हुआ? उससे व्यापार सुलभ नहीं था। व्यापार ज्यादातर उस समय नावों से ही होता था। तो इंग्लैंड के मध्य जितने भी क्षेत्र थे, जहां जहां उद्योग धंधे लगाए, उनसे जो उत्पादन होता था वो है मुख्य बंदरगाहों तक कैसे पहुंचे? इसके लिए उन्होंने क्या किया? जल मार्गों की खोज की, और जल मार्गों के तहत उन्होंने विभिन्न नदियों के सारे विभिन्न नदियां बनाई, नहरें बनाई। विभिन्न इंग्लैंड के अंदर नदियों का जाल है और इन्हीं जाल के द्वारा आंतरिक मार्गों तक पहुंच हो जाती, और जो उद्योग धंधों के लिए बहुत ही जरूरी था। तो इंग्लैंड के आंतरिक भागों तक पहुंचने के लिए जल मार्गों के लिए जो नदियां थी वो प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए भी इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। जनसंख्या वृद्धि, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के काल के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कैसे? इंग्लैंड के अंदर एक तो उस समय जनसंख्या का विस्फोट हुआ ही था, मैंने पहले ही बताया था। एक समय ऐसा आया था इंग्लैंड में भूखमरी आ गई थी, आलू अकाल फेमस है इंग्लैंड का। ठीक है, तो इंग्लैंड के अंदर जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक क्रांति लगी। हाँ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और उसी जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, और वस्तुओं की डिमांड बढ़ी तो वस्तुओं की मांग बढ़ गई, वस्तुओं की मांग बढ़ी तो उत्पादन में भी वृद्धि हुई। जब वृद्धि पूर्ति उन उद्योगों से पूर्ति नहीं हो पाती, नए उद्योग धंधे लगाए गए जो औद्योगिक क्रांति को लाने में सफल हुए। ठीक है, बाजारों की उपलब्धता, औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड में इसके लिए एक पॉइंट है बाजारों की उपलब्धता। कैसे? कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे लगे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। अब उन उद्योग धंधों से विभिन्न प्रकार का जो मटेरियल प्राप्त होता था, जो संसाधन उपलब्ध होता था, जो उत्पादन होता था, वो खपत कहां करे? इसके लिए बाजार भी चाहिए। अगर वो माल, जितना भी माल उत्पादन होता था केवल इंग्लैंड में खपाए तो वो खपने से तब मात्रा में बहुत ज्यादा था, इसके लिए उसके उपनिवेश काम आए। जैसे भारत है, अफ्रीका है, इन बहुत बड़े बड़े इंग्लैंड को बाजार मिल गए। जब बाजारों के अंदर बड़े ऊंचे पैमाने पर मुनाफे पर वो अपनी वस्तुएं बेचते थे, जो उद्योग धंधे चलाने के लिए सहायक थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के पास बाजार भी बड़ी मात्रा में थे जो औद्योगिक क्रांति को लाने में सफल बने। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का एक प्रतिद्वंदी फ्रांस भी था। उस समय
1789 के अंदर फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति ने क्या काम किया? आग में घी का काम किया। कैसे? फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे वो सारे नष्ट हो गए, व्यापार चौपट हो गया, उद्योग धंधे और व्यापार चौपट हो गया और वही इंग्लैंड के लिए सहायक हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लिए वापस नए कारखाने बनाना, उनके लिए कच्चा माल लाना, उनके लिए पूंजी लाना, उनके लिए मजदूर लाना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराना उस समय पॉसिबल नहीं था। उस समय फ्रांस को बना बनाया मटेरियल चाहिए जो केवल और केवल इंग्लैंड के पास था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को करने में सहायता। एक और पॉइंट है, कृषि के अंदर जो खेती है, कृषि से प्राप्त अतिरिक्त आय का उद्योगों में उपयोग। क्या काम है? कृषि से प्राप्त आय का क्या हुआ? खेती बाड़ी थी। इंग्लैंड में, मैंने पहले कहा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले एक कृषि क्रांति थी और उसी कृषि क्रांति से खेती के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए। कृषि को वैज्ञानिक, भूमि को वैज्ञानिक प्रयोगशाला बना दिया गया, फसल चक्र का प्रयोग किया गया, खेती बाड़ी करने के लिए नए नए औजार बनाए गए, नए नए खाद बनाए गए, जिससे क्या हुआ? जहां पहले है इतना ही उत्पादन किया जाता था जितना परिवार और ज्यादा से ज्यादा अपने गांव, कुटुंब, मोहल्ले तक की आपूर्ति हो जाए। लेकिन अब जब कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनरी आई, विभिन्न प्रकार की विधियां आई, कृषि में नई नई विधियों और मशीनों से उत्पादन में वृद्धि हुई तो मुनाफा भी ज्यादा मिला। अब पहले है घर चलता है इतना ही उत्पादन चाहिए था, लेकिन अब घर भी चलता है, उसके अलावा बहुत सारा पैसा मिला। अब जो जमींदार जागीरदार थे उनके पास खूब सारा पैसा, अब वो पैसा जमींदार जागीरदार कहां लगाने लगे? उद्योग धंधों में। तो कृषि के अंदर जो नई तकनीकी और मशीनरी आई, इससे हैं जमींदार जागीरदार और जो बड़े कृषक हैं उनकी आय में वृद्धि हुई और यही आय है उद्योग धंधों को विकसित करने में सहायक हुई। इस कारण कृषि इंग्लैंड में हुई क्रांति। ठीक है, एक और है, नहरों के विकास से आवागमन सुगम। क्या कहा? ये भी इंग्लैंड से। मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड के संसार के अंदर सबसे पहली नहर है वर्सले कैनाल। आगे बढ़ूंगा, वर्सले कैनाल संसार की पहली नहर मानी जाती है, वो इंग्लैंड में ही बनी थी। इंग्लैंड में नहरों का जाल बचा किसके उद्देश्य से? आवागमन और परिवहन के लिए। अब है ज्यादातर बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी, इनकी जगह अब है नहर का ही, नहरों से ही आवागमन होता, जो सस्ता भी था और सुलभ भी था। एक शहर से दूसरे शहर को विभिन्न नहरों से जोड़ दिया गया, जो सस्ता भी था, सुंदर था। इसीलिए औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ। फ्रांसीसी क्रांति से नए विचारों का उदय। फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो विचार है किसने दिए? फ्रांसीसी क्रांति ने संसार को दिए। इन्हीं विचारों की बदौलत है लोगों की सोच में बदलाव आया। लोग अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, स्वाभिमान मानने लगे, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे।
ब्रिटिशरों ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को शुरू करने में मदद की। एक था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रभाव विश्व के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ है, आगे बढ़ेंगे, टॉपिक है बहुत अच्छा पुनर्जागरण। इस पुनर्जागरण की बदौलत भी इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, ये बहुत सारे कारण हैं। इन विभिन्न कारणों के कारण इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक, मैंने बहुत सारे कारण बताए, इन्हीं कारणों के कारण इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लियर, सबके क्लियर? ओके। कल हमें विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके संबंध में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।